नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कल गृह मंत्रालय ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी और आज प्रधानमंत्री ने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन कर बंगाल के हालात पर चिंता जताई है। ये जानकारी बंगाल के राज्यपाल ने खुद ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री ने फोन करके चिंताजनक कानून व्यवस्था पर गंभीर चिंता और तकलीफ जताई है। मैं प्रधानमंत्री की गंभीर चिंता में साझा करता हूं, ये देखते हुए कि हिंसा, गुंडागर्दी, लूटपाट, आगजनी और हत्याएं लगातार जारी हैं। संबद्ध लोगों को व्यवस्था बहाल करने के लिए फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। उधर बीजेपी नेता गौरव भाटिया पश्चिम बंगाल की हिंसा की सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है। उनका आरोप है कि महिलाओं से बलात्कार हुआ है, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है, उनकी हत्या हुई है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता पहुंच गए और बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव भी उनके साथ हैं। उन्होंने आज हिंसा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की है। कल बीजेपी ने देश भर में हिंसा के विरोध में धरना रखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोविड के जो नियम है उनका पालन करते हुए धरना दिया जाएगा। कल पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से हिंसा की खबरें आई थी। नॉर्थ परगना जिले के जगत डाल इलाके में हिंसा हुई थी। हिंसा पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की और मारपीट की। स्क्रीन पर हम आपके सामने नॉर्थ परगना, भाटपाड़ा और आसनसोल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके अलावा भाटपाड़ा से भी लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। वहां भी बीजेपी का आरोप है कि उनके दफ्तर को निशाना बनाकर कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कुछ जगहों पर बम से भी हमला किया। हालांकि टीएमसी ने इन आरोपों का खंडन किया है। वहीं आसनसोल में बीजेपी ने पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इनका आरोप था कि उनके पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है। उन्होंने मांग की थी कि तोड़फोड़ करने वाले टीएमसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाए। उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि जो हिंसा हो रही है वो बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रशासन मेरे पास नहीं है। सुरक्षा में लगे जो अधिकारी हैं वो चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किए गए हैं। I don't like any violence or anything, but why BJP is doing that? उसको कभी तो शर्म होना चाहिए। आपने अपने कार्डर्स को ऑर्डर किया है कि वो शांति बनाए। हम तो रैली नहीं किया है। आप देखो, इतना जीत का बाद में भी बीजेपी इतना एट्रोसिटीज किया, सीएपीएफ इतना एट्रोसिटीज किया, इलेक्शन कमीशन इतना एट्रोसिटीज किया, उसका बाद भी मैंने बोला सब शांत रहे हो। सब 9 मई को हमारा रविंद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन है, आप रविंद्र टैगोर का जन्मदिन बनाओ। ওনাদের অ্যাপয়েন্টেড ডিজি তো যেতেই পারে, সেটা তো উনি তো ওনারাই তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছেন। ডিজি, এডিজি, ল অ্যান্ড অর্ডার সব তো ওনারাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছেন। এখন যারা আছে তারা তো আমাদের অ্যাপয়েন্টেড কেউ নয়, এটা তো তাদের দায়িত্ব। যদি দেখে থাকে ভালোই করেছে। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद फिर से कई राज्यों में लॉकडाउन के हालात हैं। इसका सीधा असर कारोबार और नौकरियों पर पड़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का अंदाजा है कि इस कारण 72.5 लाख से अधिक नौकरियां चली गई हैं। दिल्ली में 10 मई तक लॉकडाउन है। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन रहेगा। हरियाणा में भी लॉकडाउन है। यही स्थिति कई दूसरे राज्यों की है। कई राज्यों में कारखाने फिर से बंद हैं, मजदूर फिर से घरों को लौट रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का कहना है इस नए दौर में सिर्फ अप्रैल महीने में मार्च के मुकाबले करीब 70 लाख नौकरियां चली गईं। इनमें से 28 लाख नौकरियां सैलरी वाली थीं, जबकि 6 लाख दिहाड़ी के मजदूरों का काम छीन गया। 28 लाख के ऊपर सैलरीड जॉब्स कम हो गई, तो 60 लाख जॉब्स एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में कम हो गया और 28 लाख से ज़्यादा नौकरियां सैलरीड वर्कर्स की कम हो गई। ये चिंताजनक बात है। कुछ लोगों जिनकी नौकरियां चली गई उन्होंने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू कर दिया या कोई और छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लिया। इसलिए बिजनेस पर्सन्स की जो नौकरियां हैं वो 20 लाख से बढ़ गई। तो 60 लाख एग्रीकल्चर में कम हुई, 28 लाख
सैलरी जॉब्स में कम हुई, लेकिन 20 लाख कहीं और बढ़ गई बिजनेस में। तो नेट बेसिस पे 72 लाख नौकरियां कम हुई हैं। हालांकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का मानना है कि बेरोजगारी इस साल अप्रैल में पिछले साल जैसी नहीं है, जब बेरोजगारी दर 24% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। कोरोना महामारी किस तेजी के साथ देश में फैल रही है, उसका अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल अप्रैल महीने में देश के घरेलू व्यापार को 6.25 लाख करोड़ रुपए के व्यापार का नुकसान हुआ, जिसमें लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए रिटेल व्यापार को और 2 लाख करोड़ रुपए का होलसेल व्यापार को नुकसान हुआ है। सीएमआई का आकलन है कि अप्रैल में कृषि क्षेत्र में सीजनल कारणों से करीब 60 लाख रोजगार के अवसर घटे, जबकि इस महीने में करीब 20 लाख लोगों ने फिर से अपना रोजगार खड़ा किया। कोरोना संकट से निपटने के लिए जैसे जैसे अलग अलग राज्य लॉकडाउन की अवधि बढ़ाते जा रहे हैं, कोरोना का साया अर्थव्यवस्था पर गहराता जा रहा है। जाहिर है आर्थिक मोर्चे पर चुनौती बड़ी हो रही है और सरकार को लॉकडाउन की मार झेल रहे वर्करों और व्यापारियों को राहत पहुंचाने के लिए जल्दी पहल करना होगा। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, पिछले साल जब सख्त लॉकडाउन लगाया गया था तब उद्योग जगत ने, बाकी जो व्यापारी थे उन्होंने त्राहिमाम कर दिया था, कहा था कि इससे तबाह हो गई अर्थव्यवस्था, सारी नौकरियां लोगों की चली गई हैं। इस साल जब सरकार ये कह रही है कि लॉकडाउन जो लास्ट रिजॉर्ट होगा, यानी अंतिम उपाय होगा, तब हम देख रहे हैं कि कई जगह पर व्यापारी खुद से आगे आकर अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट बंद कर रहे हैं। सीआईआई बोल रहा है कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा देना चाहिए। तो ये जो विरोधाभास है, ये कैसे ठीक होगा? निश्चित तौर पर आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया। देखिए, आज 2 महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। जो पहला आकलन है व्यापारी संगठनों का, वो ये है कि अप्रैल महीने में 6.25 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ है व्यापारियों को, थोक व्यापारियों को भी और खुदरा व्यापारियों को भी। जबकि दूसरी तरफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का दावा है कि करीब 8% जो बेरोजगारी दर वो हो चुकी है और करीब 70 लाख लोगों ने अपना नौकरी खोया है। लेकिन साथ में जो क्या कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स हैं, उन्होंने इन आंकड़ों को जारी करते हुए ये मांग भी की है प्रधानमंत्री से कि पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन लगाना जरूरी है, क्योंकि अप्रैल महीने में 50,000 से ज्यादा लोगों की जान भी गई है। यह आंकड़ा प्रवीण खंडेलवाल ने जारी किया है। और एक तरफ निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही मुश्किल परिस्थिति है सरकार के लिए भी, उद्योग जगत के लिए भी, व्यापारी संगठनों के लिए भी, क्योंकि वो भी प्रभावित हो रहे हैं कोरोना संक्रमण से। और निश्चित तौर पर एक बहुत ही अजीब परिस्थिति है जब एक तरफ व्यापारी संगठन जो है वो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, काफी नुकसान हुआ है, 70 लाख लोगों की नौकरियां गई अप्रैल महीने में। लेकिन दूसरी तरफ साथ में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कोरोना के लहर का जो सबसे बुरा असर रहा है वो अप्रैल महीने में रहा है। और आपको याद होगा कि अप्रैल महीने की शुरुआत से ही नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया पूरे देश में अलग अलग राज्यों ने शुरू की थी। तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही मुश्किल परिस्थिति, और मुझे लगता है कि स्थिति का आकलन करते हुए बैलेंस करने की बहुत जरूरत होगी कि आप आर्थिक गतिविधियों को भी जारी रखें, जिससे कि एक मानवीय संकट साथ में न खड़ा हो, और दूसरी तरफ कोरोना के खिलाफ जो मुहिम है वो भी तेजी से आगे बढ़ाई जाए। अभी तक लॉकडाउन का भी अच्छा असर होता दिखा है। पिछले 2 दिन में आंकड़ों में गिरावट आई है नए मामलों में, लेकिन मौतें जो है उनका आंकड़ा जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर काफी चिंता की बात है, लेकिन सरकार को, व्यापारी संगठनों को, उद्योग जगत को मिलकर एक साझा रणनीति बनानी होगी संकट के इस दौर से अपने वर्करों को और व्यापारियों को और उद्योग जगत को बचाने के लिए। शुक्रिया हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और कोरोना के संकट काल में जहां कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने से भी नहीं चूक रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो गरीब जरूरतमंदों के मददगार बनकर उभरे हैं। मुंबई में एक परिवार इन दिनों गरीब जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर आगे आया है। पास्कल सल्ढाना अपने बेटे के साथ मिलकर कोरोना से पीड़ित बीमार जरूरतमंद परिवारों को ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं, वो भी मुफ्त। कभी स्कूल टीचर रही रोजी सल्ढाना पहले ब्रेन हेमरेज, फिर लकवा और अब दोनों किडनी खराब होने से डायलिसिस पर हैं। घर में खुद के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन अप्रैल महीने में जब से किसी और व्यक्ति को उस सिलेंडर की जरूरत पड़ी, तब से जरूरतमंदों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर देना इस परिवार का अभियान बन गया है। मम्मी का सिलेंडर हमने एक पेशेंट को दिया जिनको एक्चुअल में ज़रूरत थी। उसके बाद से जो चालू हुआ है तो हमने बहुत जन को दिया है, और
तो हमने यहाँ पे उनकी लिस्ट बना के रखी है। तो जैसे जैसे हम पेशेंट लोग को देते हैं तो पेशेंट का आधार कार्ड का जेरोक्स और हम डॉक्टर का लेटर पैड मांगते हैं, ताकि जिस पे लिखा हो कि हाँ उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की ये है। उनका एक ख्वाहिश है, गरीब लोग का मदद करना उनका एक ख्वाहिश है, और उनका दिल ऐसा है कि दिल बहुत बड़ा है। वो नहीं सोचता है कि मैं बीमार हूँ या मैं क्या हूँ, मेरा आगे का क्या होगा, वो नहीं सोचता। वो आगे का दूसरा गरीब लोग का सोचती है कि वो अच्छा हो जाएगा। पास्कल का डेकोरेशन का काम बंद है, इसलिए बेटे के साथ मिलकर अब पूरी तरह से लोगों की मदद में लग गए हैं। मेरे दोस्त के पिता को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसीलिए लेकर जा रहा हूँ। ये हैं वो शख्सियत, या हम कह सकते हैं इंसानियत का वो रूप, जो कि खुद का दर्द भूलकर दूसरों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। और ऐसे ही देवदूत हैं जो इस कोरोना संक्रमण काल में एक उम्मीद की किरण बने हुए हैं गरीबों मजबूरों के लिए। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। इस साल IPL नहीं होगा, यह फैसला BCCI की इमरजेंसी मीटिंग के बाद किया गया है। BCCI ने कहा कि खिलाड़ियों की सेहत से कोई समझौता नहीं हो सकता। एक बयान जारी कर कहा गया है कि यह मुश्किल समय है, हमने कुछ सकारात्मकता और खुशी लाने की कोशिश की थी, लेकिन ये लोगों के अपने परिवारों के पास जाने का समय है। IPL के बाकी मैचों पर फैसला बाद में होगा। दरअसल कल ही KKR के 2 खिलाड़ियों वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर कोरोना संक्रमित पाए गए थे। चेन्नई सुपर किंग्स के सपोर्ट स्टाफ में भी कुछ को कोरोना हुआ। कल KKR और RCB का मैच भी टाला गया। चेन्नई भी अपना अगला मैच खेलने को तैयार नहीं थी, इसके बाद ये फैसला किया गया। देखिए, शुरुआत से ही जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ तब से ही इस पर सवाल उठ रहे हैं कि इतनी महामारी के बीच इस टूर्नामेंट का आयोजन क्यों किया जा रहा है। खासकर महाराष्ट्र में, जहां पर इतने सारे केसेस देखने को मिल रहे थे कोविड के, अभी भी मिल रहे हैं, और खासकर मुंबई में, पुणे में, इन दोनों जगहों पर मैच कराया गया जहां सबसे ज़्यादा कोरोना के केस देखने को मिल रहे थे। तो BCCI का तर्क ये था कि खिलाड़ियों को बायो बबल में रखा गया, यानी एक सिक्योर एनवायरनमेंट है जहां पर टेस्ट करने के बाद ही खिलाड़ियों को, अधिकारियों को या फिर जो भी स्टाफ है उन्हें रखा जाता है। और जहाँ खिलाड़ी रुकते हैं होटल में, उस जगह को बार बार सैनिटाइज किया जाता है, बसेस को सैनिटाइज किया जाता है, उनके स्टाफ की चेकिंग होती है, जांच होती है। लेकिन अब लगता है कि बायो बबल जो था, आखिर में आते आते 29 दिनों तक, ये टूर्नामेंट 9 अप्रैल को शुरू हुआ था, 29 मैच खेलने के बाद लगता है बायो बबल जो है बर्स्ट हो गया। कल एक मैच था RCB और KKR के बीच मैच था, लेकिन 2 खिलाड़ी KKR के, वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर, ये दोनों संक्रमित पाए गए। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के जो कोच हैं एल बालाजी, वो भी संक्रमित पाए गए। और आज दोपहर तक ये नहीं तय था कि मैच होंगे नहीं, लेकिन फिर खबर आई कि जो हैदराबाद के खिलाड़ी हैं, विकेटकीपर बल्लेबाज और रिद्धिमान शाह, उनके संक्रमित होने की खबर आई। उसके बाद दिल्ली की टीम के अमित मिश्रा भी कोविड पॉजिटिव हो गए। उसके बाद BCCI की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। आनंद फानंद में ये फैसला लिया गया कि इस टूर्नामेंट को फिलहाल सस्पेंड किया जाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि टूर्नामेंट को आगे नहीं खेला जा सकता, अगर विंडो मिलता है सितंबर या अक्टूबर में तो इस टूर्नामेंट को दोबारा खेला जा सकता है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े खिलाड़ी, जिसमें एंड्रू टाइस शामिल हैं, एडम जैम्पा हैं, केन रिचर्डसन है, ये खिलाड़ी वापस जा चुके हैं। और कई खिलाड़ियों ने तो टिप्पणी भी की थी, और कई ने PM केयर्स कोर्स में कुछ रकम भी दान किए थे। कुछ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस माहौल में टूर्नामेंट को, जब वेंटिलेटर लोगों को नहीं मिल रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो इस टूर्नामेंट को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं।